हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो इस दिसंबर 2023 अटेम्प्ट की सबसे खास बात ये है कि इस बार से आगे सारे जो भी अटेम्प्ट होने वाले हैं वहाँ पर हमें 15 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। यानी कि एग्ज़ाम 2 बजे ही शुरू होगा, पर 2 से 5 के जगह 2 से 5:15 तक ख़त्म होगा। 2 PM से 5:15 PM तक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ना। ये जो 15 मिनट्स मिले हैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उसके लिए ये वीडियो है। सो बिफोर स्टार्टिंग, आई एम CS विनीता वैद, AIR 4 in CS प्रोफेशनल एंड AIR 6 in CS एग्जीक्यूटिव। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो 15 मिनट आप लोगों को मिलने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम में, उसका बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। सो इसमें अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज के होंगे। जैसे कि जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं जिनका 2017 का सिलेबस है, उनके लिए या तो 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए, या फिर 100 मार्क्स के लिए MCQs आने वाले हैं। प्रोफेशनल में सारे डिस्क्रिप्टिव है, एग्जीक्यूटिव में कुछ पेपर्स डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स MCQ बेस्ड हैं। और जो नया सिलेबस है उसमें एग्जीक्यूटिव का जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है वहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स जो हैं CAFM छोड़ के बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर 80 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव और 20 मार्क्स के MCQs होने वाले हैं। तो ये जो 3 कैटेगरीज है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आई नो टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। अभी मैंने इतने पहले ये वीडियो क्यों डाला है, यू विल गेट टू नो द रीज़न इन सम टाइम। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट, अगर चाहिए तो आप स्पीड में ये वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है, तो टाइम बचाने के लिए बिल्कुल आप स्पीड पे वीडियो देख सकते हैं, जो ऑलरेडी शायद आपने 1.5 या 2x पे कर लिया होगा। सो पहली चीज़ जो डिस्क्रिप्टिव है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो दूसरी चीज़ है MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो 100 मार्क्स का आएगा एग्जीक्यूटिव में, उसके लिए ये 15 मिनट में और क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये 15 मिनट में आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आंसर लिखने का या आंसर टिक करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो MCQs के लिए क्या कर सकते हो, MCQs के लिए आप जो भी क्वेश्चंस है वो रीड कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस 15 मिनट में रीड कर सकते हो वो रीड करोगे। साथ ही साथ जो कैलकुलेशंस करना है वो कैलकुलेशंस आप अपने कैलकुलेटर पे तो कर सकते हो, वो तो बिल्कुल अलाउड है। तो जो कैलकुलेशंस करना है, जो रीडिंग करना है, वो इन 15 मिनट्स में आप कर सकते हो। एंड यू हैव टू एंश्योर कि जितना आपको ये 15 मिनट्स मिला है MCQ बेस्ड पेपर में, ये फुल्ली एक्स्ट्रा 15 मिनट्स है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल आपको जो क्वेश्चंस पढ़ के लिखना होता है उसमें आपको डिसाइड करना होता है पहला आंसर कौन सा होगा। MCQ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप कोई भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको पहले रीड करना है और जो भी कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं। नाउ दिस वाज अबाउट MCQs। डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का हो या फिर 80 मार्क्स का हो, यानी कि केस नंबर 1 या केस नंबर 3 हो। केस नंबर 3 अगर है तो 20 मार्क्स के जो MCQs है, अगेन जैसे मैंने 100 मार्क्स के लिए बोला, 80 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव और 20 मार्क्स MCQs वाले भी सेम करेंगे। पूरे के पूरे जो 20 MCQs है वो आपको रीड करने हैं। सो 15 मिनट्स में अगर आपके MCQs हैं वो आपको रीड करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, सॉल्व करके देखना है अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है। आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। नाउ कम्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट कि डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें क्या करना है। केस नंबर 1 में 100 मार्क्स के लिए, केस नंबर 3 में 80 मार्क्स के लिए। सबसे पहली चीज़ रीड फुल क्वेश्चन पेपर, yes or no? For me, the answer was always no. I'll tell you the reason. 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना चाहिए या पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी लोग या जितने लोगों से मैंने सुना है, दे से कि पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना चाहिए। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले या ना मिले, they do read the entire question paper. Now my approach since my childhood was I would never read the entire question paper. मुझे बचपन में एक बार मेरे पापा ने ये चीज़ सिखाई थी कि पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। तुझे जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सीक्वेंस में देख, अगर वो क्वेश्चन आता है वो लिखो, वो नहीं आता नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिर भी सेकेंड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। दिस आई वॉज टॉट एंड आई अप्लाइड इट, इट वर्कड फॉर मी। द रीज़न हियर इज अंडरस्टैंड, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं।
प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज ये हैं कि आपको सारा क्वेश्चन पता होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन पेपर। नाउ इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जो मुझे नहीं आता है, लेट्स से 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 आते हैं, 2 नहीं आता है, तो उस केस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो 4 लिखते वक्त भी बैक ऑफ द माइंड वो 2 के बारे में सोच रहे होंगे कि यार वो तो नहीं आता है, उसके लिए क्या लिखे, उसके लिए ही सोचते रहेंगे। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें उन्हें नहीं आती हैं उसका इम्पैक्ट भी जो चीज़ें आती हैं उन पर पड़ जाता है। सो यहाँ पर दोनों अप्रोच है, सही कौन सा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके लिए कौन सा सही है। अब इसमें क्या तरीका हो सकता है अपने लिए सही पता करने का, पहला जो आप आज तक करते आ रहे थे, अगर आपको लगता है वो सूट कर रहा है, जैसे मेरे लिए सूट करता था कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अगर कोई एक आध क्वेश्चन मुझे मिल जाता है जो मुझे नहीं आता है तो मैं बाकी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिख पाती थी। सो आई वुड नॉट रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर, दैट वॉज माई अप्रोच, वो मुझे सूट करता था। आई कंटिन्यूड इट टिल माई लास्ट एग्जाम, ये मैंने किया। पहला वो होता है, अगर आपको क्लियर नहीं है आपका अप्रोच कौन सा है, या आपको लग रहा है मेरा जो अप्रोच है गलत है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आप मॉक टेस्ट दोगे, यहीं पर मैं बोल रही थी कि क्यों मैं इतने पहले ये वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आप ये 15 मिनट्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। जो मॉक टेस्ट आप देंगे वहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं कि एक पेपर में आपने सब कुछ पढ़ा और एक पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आता था, लिखा, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता था, उसके 4 सब क्वेश्चंस थे मुझे नहीं आते थे, मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, वो आता था, वो लिखा। या फिर हो सकता है फर्स्ट पढ़ा नहीं आता था, सेकंड पढ़ा नहीं आता था, थर्ड तो आता ही होगा, इतना तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो पढ़ा, 4, 5, 6 नहीं पढ़ा था। ऐसे दोनों अप्रोच आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हर बार क्वेश्चन पेपर अलग होगा, लेकिन जिस माइंडसेट से आपने लिखा है, जितने कॉन्फिडेंट आप थे, वो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों अप्रोचेस में। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस ट्रायल इन योर मॉक टेस्ट। वो ट्रायल इसी माइंडसेट से करके देखना कि एक बार एक अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, दूसरे बार दूसरे अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, किस तरीके से यू वर एबल टू परफॉर्म बेटर, वो अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आपको जो सूट करती है वो पता है, गो विद इट। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट में ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज़ इसमें ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है एक ही अप्रोच आप हर एग्ज़ाम में अप्लाई करो। हो सकता है आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में तय किया कि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आदत है, आई एम वेरी श्योर आई विल डू दिस। पूरा क्वेश्चन पेपर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में पढ़ा, और प्रोफेशनल एग्ज़ाम तो पहली बार दे रहे हैं, मान लीजिए CS एग्जीक्यूटिव है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उस वक्त दिक्कत ये हुई कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए थे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको उसमें से नहीं आती थी। नाउ हियर व्हाट यू कैन डू, व्हेन यू नो कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने से दिक्कत आ रही थी, नेक्स्ट टाइम मत पढ़ो। या फिर अगर आपने अपोजिट अप्रोच लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पेपर में, जैसे मैंने बताया मैं क्वेश्चन पढ़ती थी, जहाँ यहाँ मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूँ, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करके पढ़ती थी तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जनरली स्किप करती थी। रीज़न वॉज मोस्टली, सी हर पेपर में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, ये तय है, मोस्टली सरप्राइज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है, बड़ा सा क्वेश्चन वो दे देंगे मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग हर पेपर में, बट मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन ही सरप्राइज क्वेश्चन होता था। तो वो मुझे देख के समझ आता था तो बहुत बड़ा है, तो वो मैं स्किप कर देती थी, वो मैं रीड ही नहीं करती थी। सेकंड क्वेश्चन दिखती थी, वो अगर बन रहा है, सारे बनते हैं तो मैंने लिखा, सारे नहीं बनते हैं तो आई वुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रोच अप्लाई किया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे हो जाता है, मैं सारे क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लूँ तो आई वुड बी एबल टू डिसाइड बेटर कि कौन सा पहले लिखना है, तो you can change the approach. So you have to understand your approach and decide what suits you. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, दिस इज क्लियर आई बिलीव। सेकेंड, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ो या ना पढ़ो, यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिखने वाले हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फीचर क्या होगा, इट शुड बी योर बेस्ट। ये ऐसा होना चाहिए जिसका आप बेस्ट आंसर दोगे। आपका पूरा आंसर शीट अगर देखें
तो सबसे बेहतरीन जो आंसर है वो आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। उससे टोन सेट हो जाता है एग्जामिनर का कि इस बच्चे ने कैसा पेपर लिखा हुआ है। जो चेकर आपका फर्स्ट आंसर देखेंगे, सेकंड आंसर देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सारे सबसेक्शंस की बात कर रही हूँ। आई होप एंड बिलीव आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो बिल्कुल देखो। क्वेश्चंस जैसे आते हैं, जनरली 6 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में A B C D उस तरीके से लिखा हुआ होता है, आपको सीक्वेंस में ही लिखना होता है। 1 2 3 4 5 6 इसमें आप चेंज कर सकते हैं, पहले 2 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 3 लिखो, वो चलेगा। उसके सब सेक्शंस का सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता है। यानी कि अगर मैं 1 to 6 में कोई एक क्वेश्चन उठा रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन उठा रही हूँ, सेकेंड का A B C D वो मुझे सीक्वेंस में लिखना होगा। तो क्वेश्चन मैं कोई सा भी उठा सकती हूँ, सब क्वेश्चंस मुझे सीक्वेंस में लिखने होते हैं। सो व्हाट आई विल डू, अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ रही हूँ, मुझे पता है मेरा बेस्ट आंसर कौन सा होने वाला है, दैट क्वेश्चन जिसके सारे सबसेक्शन या ऑलमोस्ट सारे सबसेक्शंस मुझे आते हैं, आई विल राइट दैट। और अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा या फिर स्किप कर दिया, सेकेंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा और सेकेंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा, देखा 4 क्वेश्चंस थे, उसमें से मुझे 2 ही आ रहे थे, मैं वो लिखूंगी क्या? नहीं, मैं वो नहीं लिखने वाली हूँ। 2 आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे ना, आई वॉन्ट टू राइट माई बेस्ट आंसर। सो देन आई विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड आई विल सी कि मुझे 3 या 4 आंसर्स आ रहे हैं क्या। अगर ऐसा सीन है तो आई विल राइट दैट। एंश्योर योर फर्स्ट आंसर शुड बी योर बेस्ट आंसर, कोई गलती उसमें नहीं करनी होती है। सो सोच समझ के वो आंसर आपको चूज करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे इन 15 मिनट्स में, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन आप लिखने वाले हो। जब लिखना शुरू कर दे, सब लोग लिख रहे हैं, उस वक्त आप डिसाइड कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सो यू हैव टू डिसाइड दैट। सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड डिसाइड योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद you will decide structure of first answer। इसमें ज़्यादा आंसर्स आप स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स में आपने मान लीजिए MCQs थे आपके 20 मार्क्स के, तो आपने 5 मिनट MCQs रीड करने में निकाल दिए। अब आप क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो आपने एक क्वेश्चन चूज़ किया, उसके बाद लगभग आपके 7-8 मिनट चले गए। उसके बाद के 1-2 मिनट्स आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं दिमाग में कि ओके ये मुझे लिखना है, मैंने तय कर लिया हाउ आई विल राइट दिस। उसका मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, वो दिमाग में बस एक बार यू कैन जस्ट रन थ्रू कि ऐसे 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 हमें लिखना है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन लिखने वाले हो ABCD ऐसे है, ABC आपको आता है, D में थोड़ा सा आपको डाउट है या फिर उसको सॉल्व करना है, आप बाद में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ABC का सोच के रखोगे, D के लिए स्पेस आपको रखना ही होगा जब आप लिख भी रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में आप सोच सकते हो। what I want you to do here is, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिसाइडेड होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसका स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में एकदम रफ स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली मैं लाइंस नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्या लिखना है, रफ स्ट्रक्चर कि आप क्या क्या उसमें लिखना चाहते हो, दैट यू विल डिसाइड इन योर हेड। और आखिरी में लास्ट थिंग, टेक आउट लास्ट 30 to 60 seconds, you know where I'm going, to make yourself calm and centered। बहुत ज़रूरी है। मेरे 8 एग्ज़ाम हुए थे एग्जीक्यूटिव के, साथ में आई वॉज बिंदास, मैं जाती थी गाना गाते गाते जाती थी आराम से, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेती थी और खुद को शांत रखती थी। और मेरे 7 पेपर्स अच्छे गए थे। ऑफकोर्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे थोड़ा डिफरेंस होता है, बट माई माइंडसेट वॉज गुड। एक पेपर में मैं लेट हो गई थी, लेट होके रश करके बिल्कुल मैं भागे दौड़े जा रही हूँ, आई वॉज नीदर काम नॉट सेंटर्ड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। और उसमें हुआ क्या, आधे घंटे बाद मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा था। द रीज़न इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई मशीन, उससे पहले मैंने प्रॉपर 1 मिनट लिया ही नहीं था खुद को प्रिपेयर करने के लिए। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग। जब आप ऑफकोर्स घड़ी लेके ही जाओगे तो आखिरी का जब आपको दिख रहा है 2:15 होने वाली है, 2:14 हो गया है, उस वक्त टेक आउट 30 to 60 seconds, जस्ट सिट डाउन देयर, काम योर सेल्फ। पानी पीना है पानी पी लो, शांति से कुछ लंबे सांस ले लो, दैट विल रियली हेल्प यू फॉर द
कमिंग 3 आवर्स, ट्रस्ट मी, ये प्लीज़ करना, करके देखना। अगर विश्वास नहीं है तो दिस विल रियली हेल्प। एग्ज़ाम के दौरान भी जहाँ पर भी लगे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, टेक 30 सेकेंड्स, कुछ नहीं होगा। 30 सेकेंड में आराम से बैठो, सांस लो, होल्ड योर सेल्फ, हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड देन कंटिन्यू राइटिंग। सो यहाँ पर 15 मिनट्स की हम बात कर रहे थे, वो 3 घंटे में कैसे हमें परफॉर्म करना है उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ यू वांट। यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं बात कर रही थी वॉज अबाउट दोज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का हमारा ये वीडियो भी हो गया है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सबका भला होना चाहिए, राइट? तो yes, all the very best for your exams, and I'll see you all in the next video. Thank you so much. Take care.